ये हो गया स्टार्ट। कौन सा जीन आपने बताया था? ए बी, ये यू कैन टेक एनी जीन, जस्ट पिक द जीन और आपने इस वेबसाइट में इसको दे दिया, या जूम इन क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्ट क्या है और एंड क्या है। ठीक है, तो आप दोनों साइड से इसे छोटा कर सकते हो कि मैंने कौन सा एरिया देखना है। देखो ये ओके, आप देखो इसने अब वो एरिया, जो एरिया आपने देखना है ना, उस एरिया को आराम से जूम अनजूम करके आप उसको तलाश कर सकते हो। अब अगर आपने प्राइमर डिज़ाइन किए हैं, प्राइमर आपने डिज़ाइन किए हैं किसी ख़ास इलाके के, ठीक है, उस एरिया तक आपने पहुंच जाना है। व्यू फुल जीन करके ना आपको फुल जीन नज़र आएगा ना, जूम इन क्लिक करोगे तो आपको सीक्वेंस दो आपने जैसे प्राइमर डिज़ाइन किए हैं ना, जिधर से आपने प्राइम डिज़ाइन करना है, अभी तो आपने प्राइमर लेट सपोर्ट डिज़ाइन नहीं किए ना, तो आपको एरिया ढूंढ लो कि उसके अंदर कौन से म्यूटेशंस हैं। चलो फुल ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे जीन के अंदर क्या चीज़ है। देखो ये है क्लीन वेयर वेरिएंट्स। ये क्या चीज़ है? ये एक डेटाबेस है क्लीन वेयर। क्लीन वेयर किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, क्लिनिकल वेरिएंट्स। क्लिनिकल वेरिएंट्स इसको कहते हैं कि किसी ने पेशेंट उठाया, ठीक है, और आप एक रिकॉग्नाइज लेबॉर्ट्री वाले बंदे हैं। अब मैंने अपनी लैब में रिकॉग्निशन के लिए भेजी भी, होप हो जाएगी, 2-3 दिन पहले मैंने भेजी है ना। तो इस लैब में जो लोग काम कर रहे हैं, इफ दे रिकॉग्नाइज देम, जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं, कल को आप आई ट्रेन यू पीपल वो क्लीन वेयर अपलोड्स, इंशाल्लाह मैं खुद सीखूंगा, देन आई टेल यू। तो क्लीन वेयर अपडेट्स में क्या होता है कि आपने जो भी काम किसी पेशेंट का किया, उसके सिम्टम्स आपने प्रॉपर नोट करने हैं, उसके बाद उसके जीन को आपने सीक्वेंस करना है, उसकी जो म्यूटेशंस आती हैं आप क्लीन वेयर को रिपोर्ट करोगे। तो आप कहोगे ये हार्ट का पेशेंट था, इसके साथ ये चीज़ें थी, ठीक है, सारे प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो किए, वाकई हार्ट का पेशेंट था। उसके बाद इसके पर्टिकुलर जीन में मुझे ये म्यूटेशंस मिली हैं, ठीक है। तो म्यूटेशंस को आप रिपोर्ट करोगे, क्या करोगे? म्यूटेशन रिपोर्ट करोगे, SNPs को, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को, फ्रेम शिफ्ट्स को। आफ्टर जब आपने जीन को सीक्वेंस कर लिया, उसके बाद आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पे आप आओगे जनाब, यहाँ देखो ये जीन शुरू कहाँ से हुआ था। ये देखो 2774, देखो इधर मैंने जूम क्लिक किया ना, देखो जूम क्लिक किया, 770 है ना, समझ आ गई बात। जो पहला इसका वेरिएंट कहीं अवेलेबल हुआ है ना, वो किधर है? 774 पे। क्या ये किस में? एग्जाम का सैंपल किसी ने अपलोड किया है, एग्जाम सीक्वेंसिंग किसी ने की है। आप लोग सैंगर सीक्वेंसिंग करोगे, एग्जाम सीक्वेंसिंग इज एन एक्सपेंसिव जॉब, लेकिन ये कुछ पेशेंट्स के उन्होंने फुल एग्जाम को सीक्वेंस किया होता है। एग्जाम क्या होता है? तमाम जीन्स को सीक्वेंस किया होता है, क्योंकि बहुत सारा DNA तो जंक है, उसको सीक्वेंस नहीं किया, सिर्फ एग्जाम को सीक्वेंस किया। वेरिएशन क्या है? A2G 5 UTR एरिया में है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा एरिया है? ये ऐसे एरिया में है जो प्रोमोटर एरिया में है, तो इसका कोई आपको वो प्रोटीन नज़र नहीं आ रहा। अब नीचे जाओ, आप प्रोटीन एरिया में अभी चले जाओगे, देखो ये देखो 2848 से आपको प्रोटीन वाला एरिया शुरू हो चुका, बल्कि ये यहाँ से शुरू हो चुका है। देखो समझ आई बात? स्टार्ट लास्ट, ऐसी वेरिएशन जिसमें कि स्टार्ट नहीं होता, मिथ्योनिन स्टार्ट में होता है ना, स्टार्ट लॉस मीन्स स्टार्ट खत्म हो गया, मिथ्योनिन नहीं बन रहा। आगे देखो, ये म्यूटेशन है ल्यूसीन टू ल्यूसीन, साइनोनिमस है। ये क्या है? ल्यूसीन टू प्रोलीन, मिससेंस। नॉन सिनोनिमस और मिससेंस एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसका ये नहीं पता, देखो ना एल्गोरिथम ये नहीं बता रहे कि इसका कोई नुकसान है या नहीं है। आगे देखो, लाइकली पैथोजेनिक, स्प्लाइसर डोनर, समझ आ गई बात। इसको देखो, ये कोई फ्रेमशिप टाइप चीज़ हुई है, देखो ना 2T से C बना है, जिससे लाइकली पैथोजेनिक है। कॉन्फ्लिक्टिंग क्लासिफिकेशन, कि यहाँ कोई एरर आया है जिसकी एल्गोरिथम्स कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग क्लासिफिकेशन है, इसकी कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि बीमारी कौन सा बनाएगा। ये देखा इंट्रॉन में हुआ है, लाइकली बिनाइन। अब आगे जाते जाओ जनाब, तो जिस जीन को आपने स्टडी किया है उसके एक एक पोजीशन की डिटेल्स जो है ना, आपको कहाँ से मिलेंगी? इस डेटाबेस से, जो खुद ब खुद प्रिडिक्शन कर रहा है कि ये पहले लोगों ने रिपोर्ट की है, रिपोर्ट नहीं की। अच्छा अब आप देखो ना, ये देखें कुछ वो हैं साइनोनिमस है, कुछ में सेंस है। ये देखें, इसको लेट्स सपोज हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है इसमें? यू कैन सी ये भी खुलेगा तो हमें ये बताएगा कि इसने किस तरह से ये मिससेंस का पता लगाया है। तो इस वेबसाइट का क्या फ़ायदा है? ये किसी भी जीन को आप लेके जा सकते हैं। अभी देखो क्लीन वेयर में गया है, किस में गया है? क्लीन वेयर में गया है। ये आपको बता रहा है ना, थ्रियोनिन से सीरीन बना है,
30 नंबर अमीनो एसिड है जीन का, मिससेंस है, ठीक है। GRCS 38 में है, विद इन जीन है। इनबोर्न जेनेटिक डिजीज में कहीं आया हुआ है, किसी ने पता लगाया हुआ है, तो ये क्लीनवर्म में इसको किसी ने बाकायदा अपलोड किया हुआ है और ये रिपोर्ट किया है कि ये जनाब इसके अंदर ये वेरिएशन है। क्लीनवर्म पे भी हम नहीं जाते, क्लीनवर्म पे और डिटेल चीज़ें आती हैं ना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि किसी भी जीन को हमने किस तरीके से, किसी भी इंसान के जीन को हमने किस तरीके से सर्च करना है, उसमें म्यूटेशन कौन सी है कौन सी नहीं है। क्लियर? उसके बाद इस तरह हमारे पास और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं। कौन कौन सी हैं? शाबाश। मैंने आपको हार्ट के लिए कुछ डेटाबेसेस बताई हुई थी, कौन सी है? मैंने कार्डियो के लिए कुछ बताया था। आप देखो ना, ये तो जनरल डेटाबेस है ना। अब ऐसे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिक हार्ट के जीन्स के लिए बने हुए हैं। अब इसमें तो तमाम जीन्स हैं ना, इसमें तो कोई पता नहीं है। तो जो हार्ट स्पेसिफिक होते हैं वो क्या करते हैं वो इस तरह से करेंगे। देखें, सबसे पहले हार्ट का जीन के वाकई ये नोन जीन है और ये हार्ट के अंदर वाकई कोई मसला है। कितनी बड़ी बात है उन जीन्स को कैटलॉग करना। इंसान में 3000 से ज़्यादा जीन्स हैं। अगर किसी ने पहले से बताया हुआ है कि जीन के अंदर ये वाकई हार्ट का कंट्रीब्यूट कर रहा है और शी डिड अ गुड जॉब। अब आपने जीन को एम्प्लीफाई कर लिया, उसमें ये पॉसिबल है उसको म्यूटेशन नहीं आपको ना मिले, लेकिन आपको ऐसी म्यूटेशन मिले तो पहले किसी ने रिपोर्ट बट पॉसिबल है, ठीक है। तो वो आपके जो स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट्स नहीं होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड सीक्वेंसिंग जो होती है दैट यू कैन से कि वहां पे इसको क्या है। दूसरी बात, म्यूटेशन आपको मिल गई, डेटाबेस कैसे काम करता है, ये किस इलाके से अपलोड हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को नोट करो। देखो, किसी भी डेटाबेस को स्टडी करते हुए कौन सी चीजें जरूरी हैं उसको आपने देखना जरूरी है। डेटाबेस में ये जरूरी है, क्या क्या जरूरी हो सकते हैं आप लोग बताओ। सबसे पहले ये पता हो कि ये ह्यूमन का है, ठीक है। दूसरा क्या जरूरी है जनाब? जीन पोजीशन। क्या? जीन पोजीशन, ठीक है। जीन का क्रोमोसोम ये किस क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रोमोसोम 1 और 2 पे क्या चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हर डेटाबेस में इंफॉर्मेशन होती है, बड़े। अच्छा, उसके बाद जनाब जीन का कंप्लीट सीक्वेंस, अभी आपको नजर आ रहा था कंप्लीट सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक। इसके अलावा जनाब म्यूटेशन कहां पे था, वेरिएशन कहां पर आई है, यू हैव टू सी दैट वन एज वेल कि किस पोजीशन पे है, 2 लाख समथिंग समथिंग, और किससे क्या बना है, ओरिजिनल क्या था, म्यूटेटेड क्या था, ये आपके डेटाबेस में होना चाहिए। एक और चीज, अगर किसी डेटाबेस में ये बहुत जरूरी है, जियोग्राफिकल लोकेशन, ये चीज कहां से अपलोड हुई है, पाकिस्तान से अपलोड हुई है, जापान से अपलोड हुई है, कहां से अपलोड हुई है, क्योंकि पौधे में तो हमने जीपीएस लोकेशन दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ जीपीएस लोकेशन का कांसेप्ट तो है नहीं कि पौधा है उसी हैबिटेट के साथ नहीं जा सकता। अगर आप किसी बंदे को उठा लिए तो कोरियन एरिया में है, कोरियन है और जापान में रह रहा है, वहां से आपने उसको कलेक्ट किए, तो आप उसको ओरिजिन लाजमी लिखोगे कि मतलब कोरियन था और ये था। उसके अलावा पेशेंट डिटेल्स, अगर पेशेंट की डिटेल्स उसके साथ अवेलेबल है, उसके सिम्टम क्या थे, ये और भी अच्छा डेटाबेस होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेशेंट की डिटेल्स किसी ने आज तक मेरा डेटाबेस नहीं दी, सही। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। जीन पोजीशन पे उसमें आप किस तरह से जूमिंग कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कौन सी म्यूटेशन है, बहुत जरूरी चीज, इस म्यूटेशन को किस ने रिपोर्ट किया है। अगर एक जीन के सामने लिखा हुआ है कि 3000 दफा ये रेफरेंस में आया हुआ है, 3000 दफा लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया, कितनी दफा, तो इसका मतलब एक बहुत मजबूत जीन है जिसमें ये वेरिएशन 3000 लोगों ने की है। एक ऐसी म्यूटेशन जो 1000 लोगों ने की है तो भी मजबूत है, एक ऐसी म्यूटेशन एक बंदे ने की है तो शायद वो वीक म्यूटेशन है, तो शायद आपको वो आइडेंटिफाई और ये भी पॉसिबल है किसी ने रिपोर्ट नहीं हुआ था, उसके लिए फिर आपको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा सीक्वेंसिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए। समझ आई बात? जी सर बोला।
अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं किसी जीन को किसी 10,000 लोगों ने रिपोर्ट किया, अच्छा इस तरह भी होता है ना। एक और चीज का ख्याल रखना है, अगर एक बंदा रिसर्च कर रहा है, ठीक है, और चाहे पौधों में या इंसानों में, अगर 10,000 लोगों से आपने सीक्वेंस उठाया, कितने लोगों से? 10,000 लोगों से सीक्वेंस उठाया, एक ही प्राइमर से एम्प्लीफाई किया और सबके अंदर वो म्यूटेशन है, तो इसका मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रांग म्यूटेशन। 10,000 लोगों में, 10,000 लोगों में से 9,000 लोगों में, ठीक है। अच्छा, 10,000 में से 2,000 में है, तो ये मजबूत है। 10,000 आपने स्टडी की, सब में नहीं है, 2,000 में है। 10,000 में 1,000 में, तो इट्स गुड। लेकिन अगर आपने 10 पेशेंट कलेक्ट किए और उसमें एक तो क्या होगा? म्यूटेशन तो है, इतना बड़ा कंट्रोल है। तो याद रखें कि जिस रिसर्च पेपर को आप फॉलो करो ना, अगर उसे लाखों पे हजारों पे काम किया है, म्यूटेशन डिटेक्ट किया है, दैट्स अ वेरी गुड। और अगर उसे कोई 5, 10, 15, 20, 25 लोग स्टडी किए, दैट वो कंट्रोल से काम। बात ऐसा होता है किसी ने केस स्टडी की होती है, केस स्टडी ये किसी फैमिली में कोई बीमारी है और उसी फैमिली के तमाम लोगों के जीनोम्स लेके ना उन सब पे डिटेक्ट किया और उन्हें पता लगा कि वाकई में ये एरर है, ये स्टडी भी पब्लिश हो गई। ये मजबूत स्टडीज कौन सी है जिसमें तादाद मरीजों की ज्यादा, समझ आई बात? तो आपने उन पेपर्स को रिकॉर्ड पे रखना है जिनमें के बड़ी बड़ी स्टडीज हुई है, जिसमें बड़े लोगों को पता लगाया गया है। उनके साथ जगह और जो पैसे लेके छापते हैं इंशाल्लाह हम लोग पेयर रिव्यू करते हैं। अब नेचर में आप जाओ, नेचर का पेपर डाउनलोड करो, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करो, लाखों लोगों का एक पेपर में। वो किस तरह से करते हैं? यूके का कोई हॉस्पिटल होगा, यूएस का कोई हॉस्पिटल होगा, जॉइंट वेंचर्स में लोग काम कर रहे हैं, यूजर डेटा शेयर कर रहे हैं। 4 साल 5 साल का ड्यूरेशन भी है ना, 5 साल तक डेटा शेयर करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट करते हैं। तो नहीं पब्लिश होगा 28-30 इम्पैक्ट होगा। इधर हम लोग क्या करते हैं जनाब, हमें मसला होता है, पेशेंट्स नहीं मिल भी जाए तो विलिंग नहीं होते, विलिंग हो भी जाए ब्लड ले लो, डीएनए से इंस्टेंट होता है। पेशेंट हो भी गया डीएनए 30 में से आया, सीक्वेंसिंग के लिए भेजा, पीसीआर किया, पीसीआर में रिजल्ट आ गए, ले दे के 40 में से 10 लोग रह गए जिनको हमने सीक्वेंस किया। सीक्वेंसिंग के लिए चीज जा रही है जनाब, तो पहुंचे अगर नहीं है तो कम से कम 2,500 का एक सीक्वेंस है, तो 10 सैंपल में कितना बच जाएगा? 20-25 हज़ार। किसी स्टूडेंट को आपको कि आपके सैंपल अच्छे हैं और उसमें हमने सारे सीक्वेंस करने वाले पकड़ लिए, फिर मुझे 2-3 हज़ार रुपए देने होंगे, ऐसे ही ये मसला इश्यूज। लेकिन ये इश्यूज अपनी जगह, लेकिन आपकी साइंस का ग्राउंड और आपने सीखना है यहाँ पे ना, या आपकी ब्रेक थ्रूज अभी हमें तलाश नहीं करनी, तो अगर आपका लर्निंग का वे अच्छा है तो अच्छा सीख के अच्छा काम कर भी सकते हो, तो नहीं बात। और आप जब जो प्लांट साइड पे अगर पीएचडी में आप चले जाते हो तो मतलब उसमें हम मतलब प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स फंडर्स हैं जो आपको फंड करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, क्योंकि गुड जॉब। तो आप हार्ड वाले भी अगर आपको कहीं से फंडिंग मिल रही है या स्टूडेंट्स के लिए बीएस के लिए तो ढूंढो, यू माइट फाइंड समथिंग। बीएस की रिसर्च के लिए इंटरनेशनली अगर फंड मिल रही है तो जाए उसको फंड करेक्ट करो, समझ आएगा? दिस इज ऑल अप टू यू। कोशिश करें आगे में हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, इन डेटाबेसेस को हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, वहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, मैं आपको बेसिक्स बता देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी अस्सलाम वालेकुम।